नमस्कार एंड जय हिंद। वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जिस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में ही यूनाइटेड नेशन को पढ़ना शुरू किया था। कुछ हिस्सा उसका लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बचा हुआ हिस्सा इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो गाइस, अभी तक हमने ये देखा था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनी हुई एक संस्था है। इट्स इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 193 मेंबर्स है। ये कोई यूनिक संस्था नहीं थी। इसके पहले भी एक संस्था बनी थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल हो गए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड ये कारण थे जिस कारण यूनाइटेड नेशन की स्टेब्लिशमेंट हुई थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बनी लीग ऑफ नेशन जो कि फेल हो गई। हमने उसको फेल क्यों माना? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया था लीग ऑफ नेशन के होने के बावजूद। इसलिए लीग ऑफ नेशन जब फेल हो गई तब उससे और ताकतवर संस्था बनाने की जरूरत थी। इसलिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया ऑन द 24 अक्टूबर 1945। न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया। ठीक है। इसके अंदर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है: अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। अभी के लिए एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर है, ये सेक्रेटरी जनरल की तरह काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें देखेंगे। तो यूनाइटेड नेशन की शुरुआत हुई। फिर हमने समझा कि यूनाइटेड नेशन मतलब 6 ऑर्गन्स का एक ग्रुप है। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन कहलाए गए: यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड लास्ट वन इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल। इनमें से हमने यूएनजे और यूएनएससी को लास्ट लेक्चर में देखा था। बाकी की चीजें हम देखेंगे। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे भेजते हैं। दैट मींस ये जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी संस्था है। इसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आके बैठते हैं। 193 मेंबर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे बैठेंगे। हर साल सितंबर में इनकी एनुअल मीटिंग होती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है जिनके अंदर हेड ऑफ द स्टेट, किसी भी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट है ना, या फिर उनके द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन, उनको वहां पर पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जैसे इंडिया से जाएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है। जैसे ही मीटिंग होती है, ये उस मीटिंग के अंदर सबसे पहला काम करते हैं, अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं जो 1 साल के लिए काम करेगा। 1 साल 10 ईयर होता है हर प्रेसिडेंट का। तो ईच ईयर जनरल असेंबली इलेक्ट देयर ओन प्रेसिडेंट, जो कि जनरल असेंबली के ऑर्डर को मेंटेन करता है। जनरल असेंबली काम क्या करती है? तो गाइज हमने ये देखा था कि इट्स मेन डिलिबरेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट, उसी तरीके से जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करती है। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जनरल असेंबली लेगी। जैसे नए मेंबर को ऐड करना, किसी पुराने मेंबर को लात मार के हटाल देना, देना बजट डिस्कस करना, या फिर यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर या फिर स्ट्रक्चर के अंदर कुछ बदलाव करना, ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जनरल असेंबली कंडक्ट करती है। उसके अलावा जनरल असेंबली अलग अलग पोजीशंस के लिए इलेक्शन भी कंडक्ट करवाती है। जैसे जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उनके इलेक्शंस करवाना। जो भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल उसके अंदर 54 मेंबर्स है, उनके लिए इलेक्शंस करवाना। इस तरीके से जनरल असेंबली अलग अलग इलेक्शन भी कंडक्ट करवाती है। ओके। जनरल असेंबली एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे काम करती है, जिसका मीनिंग है कि वोटिंग के प्रिंसिपल पे काम करेगी। सारे मेंबर कंट्रीज वोट डालेंगे तभी डिसीजन पास होगा। यहाँ पे एक कंट्री का एक वोट होता है, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन है सारे कंट्रीज का। अनलाइक योर वर्ल्ड बैंक एंड IMF, वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, कोटा के आधार पे होता है, और कोटा इकोनॉमिक के साइज के आधार पे होता है। जनरल असेंबली में उसका कोई लेना देना नहीं है। जो भी डिसीजन होगा वो 2 तरीके से लिया जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से और 2/3 मेजोरिटी से। छोटे मोटे डिसीजन से तो वो सिंपल मेजोरिटी से लिए जाएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन से तो वो 2/3 मेजोरिटी। अभी सिंपल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी भी मैंने समझाई थी कि मान लो 100 मेंबर है, 100 में से 51 मेंबर्स ने वोटिंग डाल दी तो वो सिंपल मेजोरिटी है। लेकिन जब 2/3 मेजोरिटी की बात करेंगे तो 100 में से कम 67 लोगों ने वोट डालने चाहिए, तभी जाके डिसीजन पास होगा। ये होती है 2/3। तो इंपॉर्टेंट डिसीजंस के ऊपर 2/3 मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है। ओके। तो ये हमने जनरल असेंबली के बारे में देखा था। मैंने एक नाम भी बताया था आपको, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ये
पहली भारतीय है और यूनाइटेड नेशन के अंदर पहली महिला है जो 1953 में प्रेसिडेंट बनी थी, विजया लक्ष्मी पंडित। इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नाम है, अलग अलग एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अपना काम करती है। जनरल असेंबली के बाद हमने दूसरी संस्था देखी थी सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूनाइटेड नेशन का दिमाग है, सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये वो संस्था है जो इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर रिकमेंडेशन देती है जनरल असेंबली को। जैसे परमानेंट, जो नॉन परमानेंट मेंबर, सॉरी, जो सेक्रेटरी जनरल है उनका रिकमेंडेशन करना, अलग अलग पीस कीपिंग फोर्सेस को अलग अलग जगह पे डिप्लॉय करना, इस तरीके से इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है ना सिक्योरिटी काउंसिल कंडक्ट करती है। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल इतनी ताकतवर बॉडी एग्जैक्टली करती क्या है ये डिसीजन लेके, तो दुनिया के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करती है, जो यूनाइटेड नेशन का कोर फंक्शन है, टू इस्टेब्लिश पीस इन द वर्ल्ड, शांति फैलाना, यही काम होता है सिक्योरिटी काउंसिल का। इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल अलग अलग तरीके से काम करती है। कभी कभी सिक्योरिटी काउंसिल वहां पे सैंक्शंस का सहारा लेंगे। सैंक्शंस मतलब कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो पाबंदी लगाएंगे अलग अलग कंट्रीज के ऊपर, इकोनॉमिक सैंक्शंस और ट्रैवल सैंक्शंस, उस अलग अलग तरीके से सैंक्शंस। अगर सैंक्शन से बात नहीं बन रही है तो वहां पे फोर्स का भी यूज किया जाएगा। फोर्स मतलब सेना। यूनाइटेड नेशन की अपनी सेना होती है, उसको कहते हैं पीस कीपिंग फोर्स। व्हाट दिस पीस कीपिंग फोर्स, इसको ब्लू कैप फोर्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी नीले कलर की टोपी होती है, ब्लू कैप फोर्स। इंडिया सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आर्म पर्सनल्स यहां से जाते हैं। तो इंडिया से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, मतलब मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना, पुलिस फोर्सेस, मतलब जितने भी वर्दी वाले लोग है ना, उनमें से लोगों को भेजा जाता है यहाँ पे, और इनको दुनिया के अलग अलग जगह पे डिप्लॉय किया जाता है टू मेंटेन पीस एंड दैट रीजन, है ना। तो एक तरीके से अपनी सेना। तो जो बात करके भी, मतलब वो है ना, लातों की भूत बातों के से नहीं मारेंगे, तो लात भी मारेंगे, बात भी करेंगे, लेकिन दुनिया के अंदर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे। इस तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल का काम हमने देखा था। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमने देखा था कि 15 मेंबर से कुल मिला के 15 पे से 5 है परमानेंट, 10 है नॉन परमानेंट। ये जो 5 है परमानेंट, यही फसाद की जड़ है। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये जो 5 मेंबर है ये परमानेंट मेंबर है। इनको पावर 5 या फिर परमानेंट 5 कंट्रीज भी कहा जाता है। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस, ये 5 कंट्रीज है, ये पावर 5 है। ये पांचों की पांचों न्यूक्लियर स्टेट है। इंडिया भी इस एलिट क्लब का मेंबर बनना चाहता है। नॉट ओनली इंडिया, इंडिया के अलावा और भी 3 कंट्रीज जिनको, मतलब इंडिया और 3 मतलब 4 कंट्रीज, इनको ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज कहा जाता है। उसमें इंडिया, ब्राजील, देन जर्मनी, ठीक है, एंड इंडिया है, ब्राजील है, जर्मनी एंड जापान। तो ये 4 कंट्री जिनको G4 ग्रुप कहा जाता है, दे वांट टू बी मेंबर ऑफ परमानेंट, they want to be a permanent member of Security Council, but they are denied to be a permanent member. उनको मना किया जा रहा है क्योंकि ये जो 5 लोग हैं ना, ये वो बूढ़े इंसान है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जिनको अपनी पावर किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 5 में से एक भारत पहले ही बन जाता 1950 में, सॉरी 1950 में, और 1955 में 2 बार भारत को परमानेंट मेंबर बनने की ऑफर मिली थी, बट इंडिया रिजेक्टेड ड्यू टू द कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। उसको भी हमने पढ़ा था। ये जो 5 कंट्रीज है, दे आर कम विद द वेटो पावर। ये सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दा है कि वेटो पावर, ये वेटो पावर क्या है? राइट टू रिजेक्ट, किसी भी डिसीजन को रिजेक्ट करने का अधिकार, और ये आर्बिट्ररीली होता है, इसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो एक मूवी के अंदर डायलॉग है, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इनको ये जो वेटो पावर मिली है ना, दे गॉट दिस वेटो पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इसलिए मिसयूज काफी करते हैं। भारत को किसी टेररिस्ट को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाना है तो चाइना वेटो कर देगा क्योंकि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। कोई कंट्री पैलेस्टाइन के सपोर्ट में इजराइल के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन लाता है तो अमेरिका वेटो कर देता है क्योंकि अमेरिका इजराइल का अच्छा दोस्त है ना। तो इस तरीके से वेटो पावर का मिसयूज हो रहा है, ये इसके अंदर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म। इसलिए हमने सिक्योरिटी काउंसिल को अनडेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन भी कहा। ओके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक लौती ऐसी बॉडी है जिसके सारे डिसीजन बाइंडिंग होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। सारे डिसीजन बाइंडिंग होते हैं, मतलब हर कंट्री को ये डिसीजन फॉलो करने ही पड़ेंगे।
अगर कोई कंट्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की डिसीजन नहीं मानता है तो सिक्योरिटी काउंसिल उसके ऊपर सैंक्शंस लगा सकती है अलग अलग तरीके से, ठीक है। इसके अलावा दूसरी कोई भी संस्था, आईसीजे हो गई, देन जनरल असेंबली हो गई, इनके डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते, दे आर वॉलेंटरी। कंट्री को एक्सेप्ट कर रहे तो करे, नहीं किया तो भी कोई एक्शन नहीं होगी, ओके। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन काम करता है, उनके रेजोल्यूशन बाइंडिंग होते हैं। 15 में से 5 परमानेंट हो गए, जो 10 थे वो नॉन परमानेंट मेंबर है। नॉन परमानेंट मेंबर रीजनल बेसिस के ऊपर इलेक्ट किए जाते हैं और वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। कोई भी मेंबर 2 साल के लिए होगा, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 1 साल, उसके बाद दूसरा साल। हर साल 10 में से 5 मेंबर रिटायर्ड होंगे और उनकी जगह पे 5 नए मेंबर आएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर बचे हुए 5 रिटायर्ड होंगे और उनकी जगह पे नए 5 मेंबर आएंगे, इसलिए ये कंटिन्यू चैम्बर की तरह काम करता रहता है। तो ये है जनरल सॉरी सिक्योरिटी काउंसिल। क्या इंडिया कभी नॉन परमानेंट मेंबर बना है? तो हाँ, इंडिया एक नहीं, दो नहीं, पूरे 8 बार अभी तक यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर बना है, ओके। ये चीजें मैंने बताई, ओके। क्रिटिसिज्म, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो रहे हैं कि एक तो वो पुरानी संस्था हो गई है, बदलाव लाने की जरूरत है और वो बदलाव एक्सेप्ट नहीं कर रही है, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म। दूसरा क्रिटिसिज्म, ये अपने काम में फेल हो गई, उसका काम है पीस और स्टेबिलिटी स्टैब्लिश करना, शांति बनाना। लेकिन शांति बनी है क्या? नहीं। रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, इजराइल पैलेस्टाइन वॉर हो रहा है, और भी छोटे बड़े बहुत युद्ध हो रहे हैं। तो इसलिए पीस सॉरी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना अपने काम में फेल हो रही है। दैट्स व्हाई दैट्स द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म अगेंस्ट यूएनएससी। इसलिए रिफॉर्म्स की जरूरत मांगी जा रही है। रिसेंटली इलॉन मस्क ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट किया है कि क्यों नहीं इंडिया यूएनएससी का मेंबर है, और इंडिया होना भी चाहिए, उसकी दावेदारी काफी मजबूत है। इंडिया दुनिया का पांचवें सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया की इंडिया के पास है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी बाय नंबर इंडिया के पास है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश इंडिया है, 17% आबादी इंडिया में पाई जाती है ना। सबसे ज्यादा पीस कीपिंग फोर्सेस इंडिया भेजता है, करेक्ट। इंडिया यूनाइटेड नेशन का फाउंडिंग मेंबर है। तो कितने कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया इज ए न्यूक्लियर पावर कंट्री, नॉट ओनली न्यूक्लियर पावर कंट्री बट रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर कंट्री। तो न्यूक्लियर पावर कंट्री होने के बावजूद इंडिया को वहां पे जगह नहीं मिल रही है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि अब ये बूढ़े लोगों की संस्था होगी, इसमें नए बदलाव लाने की जरूरत है, ओके। सो दैट्स हाउ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काफी चर्चा में रहता है, ओके। फिर हमने देखा था यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। व्हाट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? तो गाइस ये 54 मेंबर की संस्था है। ये सारे 54 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं और जनरल असेंबली इनको इलेक्ट करती है। 3 साल के लिए इनका टेन्योर होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब ये संस्था ये काम क्या करती है? तो ये दुनिया के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने की कोशिश करती है। कैसे? 3 दिशा में काम करते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल। 3 दिशा में काम करके इकोसॉक क्या करती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती है दुनिया के अंदर। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल अलग अलग रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल जो है ना एक्चुअली वो संस्था है जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन की अलग अलग संस्थाएं जुड़ी है। जैसे यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है ना आपको मिलेंगी स्पेशलाइज एजेंसीज, है ना। 15 स्पेशलाइज एजेंसीज है यूनाइटेड नेशन के अंदर। ये 15 स्पेशलाइज एजेंसीज इकोसॉक के जरिए से यूनाइटेड नेशन से जुड़ी है, ठीक है। ये 15 स्पेशलाइज एजेंसी काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बाद में देखेंगे कौन सी है, लेकिन अभी इकोसॉक के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से इकोसॉक क्या कर रहा है? दुनिया के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए काम कर रहा है थ्रू द डिफरेंट फंड्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, थ्रू द डिफरेंट एजेंसीज अंडर यूनाइटेड नेशन। तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल काम करता है, ओके। Each year, ECOSOC structure, sorry, each year ECOSOC structure its works around the annual theme of global importance to sustainable development. This ensures focus attention among ECOSOC's array of partner through the UN development system. ECOSOC के अंदर 14 UN, 14 नहीं 15 हो गई, ठीक है।
15 यूएन स्पेशलाइज एजेंसीज होती है, अलग अलग फंक्शनल कमीशन काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर 5 रीजनल कमीशन भी है। जो 9 यूएन फंड्स हैं उनसे वो रिपोर्ट्स भी गैदर करता है, जैसे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, ठीक है। इट इश्यूज पॉलिसी रिकमेंडेशंस, अलग अलग पॉलिसी रिकमेंडेशंस करता है। इस तरीके से यूनाइटेड नेशन इकोसॉक काम करता है। अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूं कि इकोसॉक कहाँ पे काम करता है, कैसे काम करता है, ये सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या है, तो गाइस जैसे डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, दुनिया के अंदर हेल्थ राइट्स इंश्योर करना अलग अलग लोगों की, ठीक है ना। अब जब लोगों के हेल्थ अच्छी होगी ना, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो सकता है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स है, 17 में से एक हेल्थ होता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, इस तरीके से डब्ल्यूएचओ के द्वारा हेल्थ सेक्टर को मैनेज किया जाता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जाता है। और भी संस्था है जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, है ना, यूनेस्को, ऐसे अलग अलग संस्था है जो इकोसॉक से जुड़ी है, और इकोसॉक इनके द्वारा दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करता है। जैसे इकोसॉक सॉरी यूनेस्को, यूनेस्को एक ऐसी संस्था है जो दुनिया के अंदर कल्चर को प्रिवेंट करती है, कल्चर को बचाती है ना। जैसे यूनेस्को के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व्स को मेंटेन किया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स इनको मेंटेन किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किए जाती है ना। तो ये सारे काम यूनेस्को के द्वारा होते हैं, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेके, ठीक है, कल्चर के प्रोटेक्शन को लेके। तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए इकोसॉक रात और दिन काम करता रहता है। तो दिस इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट संस्था है उसका नाम है ट्रस्टीशिप काउंसिल। व्हाट डू मीन बाय ट्रस्टीशिप काउंसिल? सी गाइस, ट्रस्टीशिप काउंसिल ये समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ट्रस्ट टेरिटरी क्या होता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब खत्म हो गया तब दुनिया के अंदर कुछ ऐसे इलाके बच गए जिनके लिए कोई माई बाप नहीं था। माई बाप नहीं था मतलब कोई उनके लिए रेगुलेटर नहीं था, कोई उनके लिए सरकार नहीं थी। ये ऐसे प्रदेश थे जहां पे ना कोई सरकार है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई सिस्टम है ना। ये ऐसी जगह थी, लेकिन यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो ऐसे इलाकों को कहा गया ट्रस्ट टेरिटरीज। व्हाट आर ट्रस्ट टेरिटरीज? कि लीग ऑफ नेशन ने क्या किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, कैसे कुछ इन इलाकों को ट्रस्ट टेरिटरी डिक्लेयर किया था जहां पे कुछ लोग रह रहे हैं लेकिन वहां पे कोई सरकार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो उन टेरिटरीज को गवर्न करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत थी। वो सिस्टम जो है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो दे आर नॉन सेल्फ रेगुलेटिंग टेरिटरी, ये वर्ड याद रखना है के बारे में। जो इनका मीनिंग वही है जो मैंने अभी बताया, नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी। मतलब ये ऐसी टेरिटरी है जहां पे इनके लिए कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, ना कोई सरकार है, ना कोई राजा है, कुछ भी नहीं है। तो ये ट्रस्ट टेरिटरीज है, एंड सच टेरिटरीज क्रिएटेड मेड आउट ऑफ वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ऐसी टेरिटरीज बन गई थी। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का गठन किया गया इन 1945। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रस्ट टेरिटरीज है इनको गवर्न करना जरूरी है। ट्रस्टीशिप काउंसिल का मेन उद्देश्य क्या था? ट्रस्टीशिप काउंसिल का उद्देश्य था कि ये ट्रस्ट टेरिटरीज को इंडिपेंडेंट बनाना, यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना। तो थ्रू आउट द टाइम 1945 के बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल ने इन ट्रस्ट टेरिटरीज के ऊपर राज किया, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से राज किया कि ये सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो गए, मतलब ये खुद एक देश में कन्वर्ट या फिर एक राज्य में कन्वर्ट हो गए, है ना। इस तरीके से ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम था। तो बेसिकली ट्रस्टीशिप काउंसिल ने किसी अनाथ को रिस्पॉन्सिबल बना दिया, एक तरीके से ऐसे देख लो आप। तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है जिसकी शुरुआत हुई थी 1945 में। पूरी दुनिया में 11 ऐसे ट्रस्ट टेरिटरीज थे, ठीक है। 1994 में ये सारी ट्रस्ट टेरिटरीज को इंडिपेंडेंस मिल गया, यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई और ये राज्य की तरफ काम करना शुरू कर दी। जो लास्ट टेरिटरी थी, ट्रस्ट टेरिटरी थी, उसका नाम था पलाऊ, ठीक है। तो पलाऊ एक ट्रस्ट टेरिटरी था जो बाद में देश में कन्वर्ट हो गया। ये इसकी अगर मैं लोकेशन बताऊं आपको तो ये आता है ओशियानिया में। अब
ओशियानिया कहाँ पे? तो गाइस ये साउथ पैसिफिक ओशियन में आता है। पैसिफिक ओशियन अगर आप थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के बारे में जानते होगे तो पैसिफिक ओशियन के साउथ रीजन में, मतलब ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड में जो भी समुद्र का प्रदेश है उसको कहा जाता है ओशियानिया। ये आज का फिलीपाइंस वगैरह जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है ना, ये वहां पे आते हैं। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज है, उनमें से एक है पलाऊ। तो पलाऊ वॉज इनिशियली ट्रस्ट टेरिटरी, बट लेटर इन 1994 पलाऊ के अंदर एक सरकार को बनाया गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, एंड दैट्स हाउ ट्रस्ट टेरिटरी जो थी वो जो लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी थी 11वीं, वो भी एक सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल के सामने कोई टारगेट ही नहीं था, तो इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड किया गया, बंद नहीं किया। मतलब सस्पेंड करना और डिसमिस करना दो अलग अलग चीजें है। जब डिसमिस कहेंगे तो मतलब इसको पूरा खत्म कर दिया, लेकिन सस्पेंड किया मतलब कुछ समय के लिए अभी इसका काम बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जितने 11 ट्रस्ट टेरिटरी थे सबको इंडिपेंडेंस मिल गया है, एंड नाउ दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। सो व्हेन दे गॉट सर्टेन ऑब्जेक्टिव, सर्टेन एम्स, उनको फिर से रिवाइव किया जाएगा। तो अभी के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल, ओके। तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है। आई होप सो ये समझ में आया होगा। तो ट्रस्ट टेरिटरी इज अ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी प्लेस्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल। A League of Nations mandate was legal status for certain territories transferred from the control of one country to another following the World War I, or the legal instrument that contains the internationally agreed upon terms for administrating the territory on behalf of League of Nations. So international agreed terms के आधार पे उनका राज किया जा रहा था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट टेरिटरीज वेर द सक्सेसर ऑफ रिमेनिंग लीग ऑफ नेशंस मैंडेट्स। तो लीग ऑफ नेशन का ही वो सक्सेसर है। ट्रस्ट टेरिटरीज came into being when the League of Nations ceased to exist in 1946. It had to provide international supervision for 11 trust territories. 11 trust territories के बारे में मैंने आपको बताया, that had been placed under the administration of 7 member states, and ensure that adequate steps were taken to prepare the territories for self-government and independence. मतलब इनको एक सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट कंट्री में कन्वर्ट करने के लिए उनका रेगुलेशन किया जा रहा था। By 1994, all trust territories had attained self-government or independence. उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम सस्पेंड किया गया 1 नवंबर 1994 को। ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पूरे आसान शब्दों में समझाई थी। वहां अंडरस्टूड? आपको याद रखना है लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी जो 1994 में कन्वर्ट हुई इंडिपेंडेंट कंट्री में, उसका नाम था पलाऊ। पलाऊ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आई होप सो आपको ट्रस्ट टेरिटरी समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। What is International Court of Justice? The International Court of Justice is the principal judicial organ of the United Nations. ये जुडिशियल ऑर्गन है। सी गाइस, जब लीग ऑफ नेशन बना था तो लीग ऑफ नेशन ने एक कोड बनाया था जिसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। तो ये पहले लीग ऑफ नेशन ने 1920 में ये कोड बनाया था, ठीक है ना। तो जैसे लीग ऑफ नेशन के अंदर ये एक जुडिशियल ऑर्गन था, इसका हेडक्वार्टर पाया जाता था हेग, जो कि आता है नेदरलैंड्स में। गाइस, यूनाइटेड नेशन का कैपिटल हेडक्वार्टर पाया जाता है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन का जब हम कहते हैं कि हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, तो मतलब यूनाइटेड नेशन के सारे प्रिंसिपल ऑर्गन वहां पे नहीं है। 6 में से 5 प्रिंसिपल ऑर्गन आपके न्यूयॉर्क में पाए जाते हैं। एक लौता प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का जो न्यूयॉर्क के बाहर है, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। इसका हेडक्वार्टर पाया जाता है हेग, नेदरलैंड्स में। और क्यों हेग में है, ये इकलौता क्यों बाहर है? क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहले परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के नाम से ही जाना जाता था। उसके बाद उसका रूपांतर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हुआ, इसलिए सेम प्लेस पे ही उसका क्या है, हेडक्वार्टर है। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज प्लेस्ड इन हेग, नेदरलैंड। दैट्स व्हाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गॉट देयर हेडक्वार्टर इन द हेग।
जो कि नेदरलैंड्स के अंदर आता है। नेदरलैंड्स एक यूरोपियन कंट्री है। ओके, व्हाट इज दिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो एक कोर्ट है, तो यहाँ पे पार्टीज अपने डिस्प्यूट्स को सामने लाएंगे। तो जो भी कंट्रीज है जो जिनके अंदर जिनके अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए जाते हैं, उन सारे कंट्रीज को यहाँ पे ट्रायल किया जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द सक्सेसर ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन द बाय द लीग ऑफ नेशन इन 1920। आईसीजे कंसिस्ट ऑफ पैनल ऑफ 15 जज। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसके अंदर 15 जजेस आए, है ना। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर 33 जजेस आते हैं, उसी तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस है। हर जज इनमें से 9 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है फॉर द 9-year टर्म। कोई भी 15 में से कोई भी जज अगर अपॉइंट होता है तो वो 9 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, क्या इंडिया से कोई जज अपॉइंट हुआ है? तो हाँ, तो जज दलवीर भंडारी, ये नाम याद रखना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो जज दलवीर भंडारी जी ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जज है। 2012 में इनको अपॉइंट किया गया था 9 साल के लिए, लेकिन बाद में इनको री इलेक्ट किया गया इन 2018। तो इसलिए अभी ये सेकेंड टर्म एंजॉय कर रहे हैं। मतलब ये जो 15 जज है ये टर्म्स को इनको री इलेक्ट किया जा सकता है ना। तो दलवीर सिंह भंडारी जो कि जज है, इंडिया के अंदर जज भी थे, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी अभी एक जज है और वो अपना दूसरा टर्म एंजॉय कर रहे हैं। ओके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर सारा काम 2 लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो इंग्लिश और फ्रेंच ये 2 लैंग्वेजेस के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना पूरा काम करता है। ओके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके अलावा जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के अंदर वो है सेक्रेटरीट। व्हाट इज सेक्रेटरीट? तो सेक्रेटरीट मतलब एक तरीके से हाथ और पैर है यूनाइटेड नेशन के। जैसे अगर मैं कहूंगा कि कोई इंसान है तो इसकी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस ब्रेन के द्वारा होते हैं, बराबर। यही से सारे सिग्नल्स इशू किए जाते हैं, लेकिन उन सिग्नल्स को इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है? हाथ और पैर। दिमाग कहेगा हाथ उठाओ तो हाथ उठाएगा, दिमाग कहेगा पैर चलाओ तो पैर चलाया जाएगा, पूरा जो होता। ओके, तो सेक्रेटरीट का काम क्या होता है? सेक्रेटरीट का काम होता है टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू यूनाइटेड नेशन। जैसे भारत के अंदर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का काम होता है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, लेकिन पार्लियामेंट से अटैच एक संस्था होती है जिसको कहा जाता है सेक्रेटरीट। उसी तरीके से ये सेक्रेटरीट होता है एग्जैक्टली। पार्लियामेंट के जो भी काम काज है वो सारे कामकाज सेक्रेटरीट में बैठे हुए ऑफिसर्स कंडक्ट करेंगे। ठीक, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सारे कामकाजों को इंप्लीमेंट करने के लिए सेक्रेटरीट आगे आता है। सेक्रेटरीट सेक्रेटरीट के हेड होते हैं सेक्रेटरी जनरल। अभी के लिए कौन है? एंटोनियो गुटेरस। लेक्चर की शुरुआत में नाम बताया था मैंने। तो एंटोनियो गुटेरस ये सेक्रेटरी जनरल है। ओके, तो the secretary general, the principal administrative officer of the United Nations is elected for 5 years renewable terms by 2/3 vote of General Assembly। तो 3 स्टेटमेंट है एक स्टेटमेंट के अंदर कि सेक्रेटरी जनरल 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, उसके बाद उनकी टर्म रिन्यूएबल होती है, मतलब एक टर्म ली तो दूसरे टर्म में भी आ सकते, फिर तीसरे चौथे रिन्यूएबल, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार इलेक्ट हो गए तो बाद में नहीं होंगे। थर्ड, ये जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं इनको जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। कैसे? बाय 2/3 वोट्स, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो जनरल असेंबली के द्वारा इनको वोट किया जाता है और 2/3 वोट मतलब स्पेशल वोटिंग की जाती है। 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं और इनका रिन्यूएबल टर्म होता है। ओके, जबकि जनरल असेंबली के अंदर जो भी इलेक्शन होगा उसके लिए रिकमेंडेशन कौन करेंगे? सिक्योरिटी काउंसिल। अगेन सिक्योरिटी काउंसिल कम इनटू द प्ले। तो सिक्योरिटी काउंसिल बताया कि किनको सेक्रेटरी जनरल बनाना है, किनको नहीं। रिकमेंडेशन आएंगे और उन रिकमेंडेशन में से किसी एक नाम के ऊपर वोटिंग होगी। जिस नाम के ऊपर भी 2/3 वोट्स पड़ेंगे उस नाम को सिलेक्ट किया जाएगा एज अ सेक्रेटरी जनरल। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है। जैसे सेक्रेटरीट कंप्राइजेस ऑफ सेक्रेटरी जनरल एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टाफ।
सेक्रेटरी जनरल, उनके अंदर हजारों की संख्या में स्टाफ होता है। दे कैरी आउट डे टू डे फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। एक तरीके से एग्जीक्यूटिव आर्म है, एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ यूनाइटेड नेशन। सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल भी लगभग यही काम करती है। ओके, यूएन स्टाफ मेंबर्स आर रिक्रूटेड इंटरनेशनली। इसके अंदर जो स्टाफ मेंबर है वो इंटरनेशनली अलग अलग देशों से बुलाए जाते हैं, वर्क इन द ड्यूटी स्टेशन एंड पीस कीपिंग मिशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ओके, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो अलग अलग सेक्रेटरी जनरल है उनके बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत सारे सेक्रेटरी जनरल ऐसे हैं जो दो बार, मतलब जिन्होंने दो टर्म किए। जैसे एक है कोफी अन्नान, कोफी अन्नान जो घाना से आते हैं। ये यूनाइटेड नेशन के अंदर पहले ऐसे सेक्रेटरी जनरल है जिन्होंने दो बार अपनी टर्म कंप्लीट की है। दूसरा नाम है वान की मून, ये साउथ कोरिया से आते हैं। तीसरा नाम है एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल से आते हैं अभी के लिए। ठीक है, ये आते हैं पुर्तगाल से। एंटोनियो गुटेरस 2017 से अभी तक सेक्रेटरी जनरल की पद पे काम कर रहे हैं। ये पुर्तगाल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ओके, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट के अंदर एकलौते ऐसे सेक्रेटरी जनरल जिनकी टर्म के दौरान उनकी मौत हुई है, मतलब जो अपना 5 साल का टर्म एंजॉय कर रहे थे और उनके उसी टर्म के दौरान मौत हुई है, उनका नाम है डैग हैमरस्कोल्ड। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। डैग हैमरस्कोल्ड, डैग हैमरस्कोल्ड, ये इकलौते ऐसे सेक्रेटरी जनरल है जो अपने टर्म के दौरान जिनकी मौत हुई है 1961 में। एक्चुअली इनको जो है ना, एक कोफी अन्नान और डैग हैमरस्कोल्ड, इन दोनों को नोबेल पीस प्राइज अवार्ड भी मिला था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, सॉरी नोबेल कमेटी के द्वारा, अंडर यूनाइटेड नेशन। ओके, इस तरीके से ये सेक्रेटरी जनरल इंपॉर्टेंट बनते हैं। ओके, द सेक्रेटरीट इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क, जेनेवा, वियना, नायरोबी, मतलब यहाँ पे उनके रीजनल ऑफिसेस है, लेकिन इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क के अंदर। एंड अदर locals. It has been criticized frequently for poor administrative practice as well as lack of neutrality. सेक्रेटरी जनरल जो है वो बहुत बार पार्शियल डिसीजन ले लेते, इसलिए उनके बायसनेस के ऊपर बहुत बार चर्चाएं हुई। टू सेक्रेटरी जनरल्स हैव बीन अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज, एक डैग हैमरस्कोल्ड इन 1961 एंड कोफी अन्नान। ये दोनों नाम मैंने अभी भी बोले, कोफी अन्नान और डैग हैमरस्कोल्ड। डैग हैमरस्कोल्ड इज द was the Secretary General who died during his term in 1961, and Kofi Annan जो कि दो बार, ये पहले वो सेक्रेटरी जनरल है जो दो बार क्या बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से सेक्रेटरीट यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करता है। इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो गाइस अभी तक यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूट किया है? बहुत बार यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया स्पेसिफिक सवाल पूछे जाते हैं कि इंडिया ने क्या किया है, इंडिया और यूनाइटेड नेशन के बीच में रिलेशन कैसे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताया कि इंडिया वांट टू बी परमानेंट मेंबर इनटू द सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया यूनाइटेड नेशन के अंदर सबसे ज्यादा पीस कीपिंग फोर्सेज भेजता है ना। विजयलक्ष्मी पंडित वाज द फर्स्ट इंडियन हु इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट इन जनरल असेंबली। इस तरीके से हमने कुछ फैक्ट्स देखे थे, लेकिन अभी हम सारी चीजें देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट, यूनाइटेड नेशन की इस्टेब्लिशमेंट से लेकर आज तक इंडिया और यूएन के बीच में क्या रिलेशन रहा, कंट्रीब्यूशन क्या है पर्टिकुलर। इंडिया वाज वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स, मतलब फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ लीग ऑफ नेशन। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुआ था 1919 में, उसी के बाद लीग ऑफ नेशन बना था, तो इंडिया उसमें एक फाउंडिंग मेंबर की तरह काम कर रहा था। इंडिया वाज अमंग द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, मतलब यूनाइटेड नेशन का भी इंडिया क्या है, फाउंडिंग मेंबर है।
India was among the most outspoken critics of apartheid and racial discrimination इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, 1946 के अंदर। साउथ अफ्रीका, हम सबको पता है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया जो है ना एक हिस्ट्री शेयर करता है और दोनों की हिस्ट्री महात्मा गांधी जी से जुड़ी है, ठीक है। तो गांधी जी जो थे ना, उन्होंने पहले साउथ अफ्रीका में फ्रीडम मूवमेंट को चलाया था, फिर इंडिया में वो आए थे 1915 के बाद। साउथ अफ्रीका के अंदर भी ब्रिटिशर्स का राज था और वहां पे जो पॉलिसी वो कंडक्ट कर रहे थे वो थी अपार्थाइड। वो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी थी वहां के अंदर। साउथ अफ्रीका के अंदर जो काले और गोरे, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, गोरी चमड़ी के और काली चमड़ी के, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। अपार्थाइड उसी पॉलिसी को कहते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को। व्हाट डू मीन बाय दिस? कि अपार्थाइड के अंदर क्या होता था कि समाज को बांटा गया था वहां के साउथ अफ्रीका के समाज को, कि ब्लैक और व्हाइट। जो ब्लैक होते थे उनको अधिकार नहीं होते थे, दे आर एंजॉयिंग सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप राइट्स, सेकंड ग्रेड राइट्स थे उनके। जैसे कि शाम के समय में अंधेरा पड़ने के बाद वो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, जब भी घर से बाहर निकलेंगे दे हैव टू कैरी देयर आई कार्ड विद देमसेल्फ, है ना। उनकी शादियों को मान्यता नहीं मिलती थी, कुछ इस तरीके से उनके रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज होती थी। वो प्रॉपर्टी हेल्ड नहीं कर सकते थे, नेटिव लोग प्रॉपर्टी नहीं हेल्ड करेंगे। तो इंडिया भी उसी डिस्क्रिमिनेशन का एक शिकार बना था, इंडिया के अंदर भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो इसलिए इंडिया वाज शेयरिंग देयर फीलिंग विद द साउथ अफ्रीका। दैट्स व्हाई साउथ अफ्रीका के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ यूनाइटेड नेशन के अंदर आवाज उठाने वाला इंडिया एक इंपॉर्टेंट देश था। ओके, इंडिया took an active part in drafting Universal Declaration of Human Rights in 1948। ह्यूमन राइट्स को जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है यूनाइटेड नेशन के अंदर, मानवाधिकार, उन मानवाधिकारों को बनाने के लिए इंडिया ने काफी एक्टिव पार्ट लिया था। इंडिया ने उसका ड्राफ्ट भी बनाया है यूनाइटेड नेशन के अंदर। इंडिया एक्सपीरियंस इट्स एक्सपीरियंस विद द यूनाइटेड नेशन हैड नॉट अवे बीन पॉजिटिव, मतलब सारी चीजें अच्छी नहीं थी, जैसे कि कश्मीर इशू। Nehru's faith in United Nations and adherence to its principles proved costly. UN that was packed with pro-Pakistani partisan powers। हम चाइना की बात कर रहे हैं, प्रो पाकिस्तानी कौन है? चाइना। क्या हमने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के ऊपर एक भरोसा दिखाया कि यूनाइटेड नेशन एक आइडिया बेस्ड व्यवस्था होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनाइटेड नेशन भी ये पावरफुल कंट्रीज के अंदर हाथ का खिलौना बन गई, इसलिए कश्मीर का मुद्दा आज तक जल रहा है इंडिया के। Vijayalakshmi Pandit in 1953 was the first woman president of UNGA and she was the first Indian who was the president of General Assembly. India's status as a founding member of non-aligned movement। नाम मूवमेंट क्या है कि पूरी दुनिया दो ग्रुप में बांटी गई थी कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के अंदर। एक यूएसएसआर ग्रुप था और दूसरा यूएसए ग्रुप था। इंडिया ने कहा ना हमको यूएसएसआर ग्रुप में जाना है, ना हमको यूएसए ग्रुप में जाना है, हमको नॉन अलाइन रहना है, ठीक है ना। तो इसलिए नॉन अलाइन मूवमेंट चाहिए थी, जिसके लिए इंडिया एक इंपॉर्टेंट लीडर थे। तो इंडिया स्टेटस एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट एंड द ग्रुप ऑफ 77, ग्रुप ऑफ 77 एक डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है यूनाइटेड नेशन के अंदर। cemented its position with the UN system as the leading advocate and concern and aspiration of developing countries। तो डेवलपिंग कंट्रीज का लीडर बन के बैठा है इंडिया यूनाइटेड नेशन के अंदर। ऑलराइट, इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 8 टर्म, 8 बार। लास्ट जो थी हमारी 2021-22 को थी, 8 बार इंडिया यूएनएससी के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर की तरह बैठे हैं। ओके, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ G4 ग्रुप, ये भी बताता है मैंने। ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, ये 4 कंट्री से मिलता है G4 ग्रुप, और जिनका मानना ये है कि वो परमानेंट सीट के दावेदार है। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ G77 ग्रुप। व्हाट इज G77 ग्रुप? ये आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर कि ये यूनाइटेड नेशन के अंदर एक ग्रुप है, इट्स अ यूएन ग्रुप। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 बाय 77 डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज ने मिलकर ये बनाया है। Joint Declaration of the 77 developing countries. It is designed to promote its members' collective economic interest and create and enhance joint negotiating capacity in the United Nations. Basically,
अपने मतलब डेवलपिंग कंट्रीज अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए G77 ग्रुप से जानी जाती है वहां पे। इतना ही है उसके अंदर, ठीक है। G77 has been kept, the name G77 has been kept despite the group's growth include more than 130 countries। भले ही इसका नाम G77 है, लेकिन अभी के लिए इसके अंदर 130 कंट्रीज मेंबर है। G77 ग्रुप के अंदर 130 कंट्रीज मेंबर है, तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, एग्जाम के अंदर पूछेंगे आपको दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग G77, कि इसके अंदर 77 मेंबर कंट्रीज है, कि ये यूनाइटेड नेशन के अंदर बना हुआ एक ग्रुप है जो डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो दो में से एक ही बराबर है, क्योंकि इसके अंदर 130 कंट्रीज है और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। इस तरीके से यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया का अलग अलग रोल होता है। पीस कीपिंग फोर्सेस की बात करेंगे कि इंडिया दुनिया की वो कंट्री है जो सबसे ज्यादा पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अंदर। महात्मा गांधी has had lasting influence on United Nation. His ideas of non-violence deeply influenced United Nation. गांधी जी का नॉन वायलेंस का आइडिया यूनाइटेड नेशन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। In 2007, United Nations declared 2nd of October as International Day of Non-Violence. Non-violence वाला दिन 2nd of October ये यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है, and they took inspiration from Mahatma Gandhi's non-violence idea. Okay, तो ये यूएन ने डिक्लेयर किया, ये याद रखना है आपको। In 2014, जनरल असेंबली ने 21 जून इंटरनेशनल योगा डे भी डिक्लेयर किया है। मतलब यूएन ने 2nd of October गांधी जी को रिस्पेक्ट देते हुए एज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे डिक्लेयर किया। उसी यूनाइटेड नेशन ने 2014 में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी डिक्लेयर किया है। उस दिन योगा से रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं दुनिया के अंदर। सो गाइस, दैट्स हाउ यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, इन 2016 प्ले फॉर इंटरनेशनल इक्वालिटी डे, मतलब भारत ने मतलब नॉन वायलेंस डे तो डिक्लेयर किया था 2nd of October, लेकिन इंडिया चाहता है कि यूएन इक्वालिटी डे भी डिक्लेयर करे। अभी इक्वालिटी डे क्या है, ये 2016 में डिमांड हुई थी इंडिया की तरफ से। इक्वालिटी डे क्या है, ये भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर उनको रिस्पेक्ट देते हुए इक्वालिटी डे को डिक्लेयर करे यूनाइटेड नेशन, ये हमारी प्ली है। विद फोकस ऑन combating inequalities to achieve sustainable development। अगर यूनाइटेड नेशन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है तो उनको इक्वालिटी प्रदान करनी पड़ेगी। इसलिए इक्वालिटी के सबसे बड़े जो भी टॉर्च बियरर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके बर्थ एनिवर्सरी को यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर करे एज इक्वालिटी डे, और वो क्या है, अप्रैल 14 एज इंटरनेशनल इक्वालिटी डे। तो भारत ने ये प्ली की है दैट यूनाइटेड नेशन शुड डिक्लेयर अप्रैल 14 एज इंटरनेशनल इक्वालिटी डे। तो गाइस, यहाँ से बहुत सवाल बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड कि यूनाइटेड नेशन ने अप्रैल 14 को इंटरनेशनल इक्वालिटी डे डिक्लेयर किया है, अभी तक नहीं किया है, ठीक है। भारत ने ये डिमांड रखी है कि वो ऐसा करे, इट्स अ प्ली, ठीक है। लेकिन डिक्लेयर दो ही डे की है, एक इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे और दूसरा हो रहा है आपका इंटरनेशनल योगा डे। तो इस तरीके से इंडिया और यूनाइटेड नेशन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है। ओके, सो दैट्स रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन। गाइस, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड और भी सारी इंफॉर्मेशन है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।